नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। यूपी में बीजेपी की जीत ने कई पुराने मिथक तोड़े। करीब 3 दशक बाद यहां पर किसी पार्टी की सरकार लगातार दूसरी बार बनने जा रही है। पिछले कुछ चुनावों से लगातार सरकार बदल रही थी। नोएडा जाने वाला सीएम दोबारा नहीं जीतता, ये भी एक मिथक था जो टूट गया आज। वहीं योगी आदित्यनाथ कई बार नोएडा आए, वे अपना चुनाव भी जीते और पार्टी भी जीती। यूपी समेत 4 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में बड़े नेता पहुंच रहे हैं। इसी के चलते अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के भगवंत मान चुनाव जीत गए हैं और इसी खुशी को जाहिर करते हुए भगवंत मान की मां ने कहा पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद वह काफ़ी खुश हैं। आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का तूफान चल गया आज, जहां पार्टी ने 92 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सपा को फिर से धूल चटा दी है। उत्तराखंड और मणिपुर में भी बीजेपी सरकार रिपीट हो रही है। वहीं गोवा में भी बीजेपी सरकार बनानी है। आज मैं जनता के प्रति कृतज्ञता की भावना से विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विशेष उत्तर प्रदेश में एक अभूतपूर्व जीत और उसको विजयश्री का आशीर्वाद हमारे संगठन को दिया। विशेष रूप से ये जो चुनावी नतीजा है हम सब के लिए अनुकरणीय इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स और परिवारवाद को तिरस्कार करके जनता विशेष रूप से विकास की राजनीति को और राष्ट्रनीति को अपना समर्थन दे। प्रधानमंत्री जी के इस आवेदन को, प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को जनता ने स्वीकारा, इसलिए मैं अभिलाषी हूँ। कोने-कोने च वसते पंजाबियां नूं मेरे वल्लों बहुत बहुत धन्नवाद। दिल दीआं गहराइयां चों कई इहो ਜਿਹੇ भी ने ਜਿਹੜੇ इस मुहिम च आ नहीं सके, आप विदेशों च रहिंदे ने, पर उन्होंने किसी न किसी सोशल मीडिया राहीं या किसी होर इस जंग दे विच हिस्सा पाया। पंजाब नूं दोबारा पंजाब बनाउण दी जंग दे विच जिथे जिथे भी वो बसदे ने उन्हां दी तंदुरुस्ती दी अरदास करदे हां ते उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। वीरो तुसी देखिया होना किन्ना चिक्कड़ सुट्टिया साडे ते विरोधी पार्टियां दे अरविंद केजरीवाल ते मैनू निजी टिप्पणियां कीतियां, घटिया शब्दावली वरती गई, बेइज्जतियां कीतियां गईयां साडियां। अज मैं इस मंच तो उन्होंने कहना चाहना, थानू जिहड़ी शब्दावली है, थोड़ा पिछे हो जाओ, थोड़ा पिछे, मैं इदों अगे आ नहीं सकता माइक। वीरो ये शब्दावली उन्होंने मुबारक होवे। तुसी साडे ते चिक्कड़ सुट्टिया, निजी गल्लां कीतियां, परिवारां बारे होर पता नहीं की, पर लोगों ने इस गल नूं नहीं बन गया। बेटा कुछ आप पहले गुरुआ पीरां दी धरती ते बैठे हैं, वो महाराज का शुकराना करो। वो महाराज ने कराया जिहड़ा कुछ कराया, आप बंदे नूं बंदा कोई नहीं कर सकता। सोडे च बसिया महाराज, फिर तुहानूं बल दिता, आपदे कोलों खर्चा करके तुसीं ऐसा ले आए। हुण तुहाडा भी मान बाई करूगा। और आज सियासत ने एक 5 राज्यों में नए नए रूप धर लिए हैं और कहीं पर वैसी की वैसी ही सियासत बनी रही। पंजाब में करिश्मा रचा गया, आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े दिग्गजों के तंबू उखाड़ फेंके। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी जिस प्रचंड जीत की बात कह रही थी, वो जीत बीजेपी को मिली है। मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड का उपहार भी साथ में मिला है, लेकिन कहीं उत्तराखंड में थोड़ा ये स्वाद, जो जीत का स्वाद था वो कसैला हो गया, क्योंकि पार्टी तो जीत गई लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए। वहीं मणिपुर और गोवा में शानदार जीत बीजेपी ने दर्ज की है और उत्तर प्रदेश
के परिप्रेक्ष्य में एक नया इतिहास रच दिया है। और आज इसी जीत पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय दो मेहमान मौजूद हैं, निशांत ठाकुर समाजवादी पार्टी से और रत्नाकर सिंह कांग्रेस से। आप दोनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। रत्नाकर सिंह जी, प्रियंका गांधी को इस तरह लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में, जबकि एक राष्ट्रीय बड़ा चेहरा आपके पास था और पार्टी में जान फूंकने की जो कोशिश की जा रही थी, पूरा घर ही फूंक गया और जो एक बड़ा किरदार था वो भी कहीं ना कहीं जो डेब्यू था वो सही ढंग का नहीं हो पाया, फ्लॉप हो गई फिल्म। तो ये भी एक जो चिंतक थे, जो विचारक थे, जो विश्लेषक थे, जो कहीं रणनीति तय कर रहे थे, उनके लिए चिंता की बात है कि वो कौन लोग थे जो इस तरह की रणनीति बना रहे थे। देखिए त्रिशूल जी, सर्वप्रथम मैं जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं को देता हूं। मैं जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं आम आदमी पार्टी के लोगों को देता हूं। जनता जनार्दन ने उनको जो चुन के लाया है और जो सत्ता शासन में बिठाने का काम जो किया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये आशा उम्मीद भी रखता हूं कि जनता की उम्मीदों पे वो पूरी तरह से खरा उतरेंगे। रही बात हमारी हारने की, तो जनता जनार्दन है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लोगों को चुना और कहीं न कहीं हमारी बातें जो है, जिन मुद्दों पे हम चुनाव लड़े थे, उन मुद्दों को हम जनता तक पहुंचा नहीं पाए या जनता तक अपनी बातों को रख नहीं पाए। बिल्कुल, प्रदीप भटनागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर प्रदीप भटनागर जी। जी रत्नाकर जी नमस्कार। बहुत जोर जोर की नमस्कार कर रहे हैं आज आप। सर क्या बोले? बहुत जोर जोर की नमस्कार कर रहे हैं आज आप। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। जी जी जी, ये सब आपका परिश्रम और आपकी दुआओं का ही नतीजा है, जो भारतीय जनता पार्टी को 4 प्रदेशों के अंदर जो प्रचंड बहुमत मिला। ठीक है, मैं आऊंगा प्रदीप जी, आऊंगा आपके पास। हाँ रत्नाकर जी, इसका श्रेय बहुत हारने के बहुत सारे कारण होते हैं और चुनाव जीतना और हारना सिक्के के 2 पहलू हैं। जीतने वालों को डिमेरिट होता है, हार के कारणों का और परिस्थितियों का जो है पार्टी ने कहीं न कहीं प्रभारियों के साथ, अपने नेताओं के साथ चिंतन और मनन जरूर करेगी। और हेलो जी, आ रही है आवाज? आ रही है चिंतन जी जी। और जो जनादेश पार्टी को मिला है, उस पार्टी को, उस जनादेश को पूरी तरह से हम स्वीकार करते हैं और कहीं न कहीं हम खुले मन से इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हम जनता के मन में अपना जो एक होता है कि भाव, एक जो उनके जनप्रतिनिधि की छवि जो है, हम नहीं खड़ा कर पाए और कहीं न कहीं जनता ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुना, कांग्रेस पार्टी की बातों को हम नहीं पहुंचा पाए और लड़ाई नहीं लड़ पाए। इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं। रही बात प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी जी ने मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका उत्तर प्रदेश में निभाई है और जनता की लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ी है। और देखिए क्या है त्रिशूल जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी भले ही चुनाव जीत गई है, लेकिन चुनाव जीतने पे वो जो मुद्दों पे चुनाव जीती है, वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पे चुनाव जीती है, वो मंदिर के मुद्दे पे चुनाव जीती है, 370 के मुद्दे पे चुनाव जीती है। कहीं न कहीं यह ध्रुवीकरण की राजनीति को एक साधते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के अंदर ये भावना भर दी कि आप अगर राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति आपका उसी में है, हिंदुत्व के मुद्दे पे आप अगर नहीं लड़ाई लड़ेंगे तो आने वाले समय में आपको जो है माइनॉरिटी की तरह आपको जो है दंश झेलना पड़ेगा। तो इस तरह का जो है डर दिखाकर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को एक वोट कन्वर्ट किया, डाइवर्ट किया। रत्नाकर जी देखिए, एक कॉमेडियन राष्ट्रपति बन गया और बार बार देश में जान फूंक रहा है, रूस जैसे बड़े देश से टक्कर ले रहा है, और फिर वो एक अलग बात है, लेकिन पंजाब में एक कॉमेडियन से आज मुख्यमंत्री बने या भगवंत मान, कहीं ना कहीं पंजाब को बचाने की बात की तो लोगों ने विश्वास जताया।
और बीजेपी वही कर रही है, देश को बचाने की बात कर रही है, तो लोग विश्वास जता रहे हैं। और नहीं अगर हो पाई बात तो निश्चित रूप से बीजेपी के साथ लोग बात हुई तो लोगों ने साथ दिया, और कहीं ना कहीं आपको भी ये नब्ज टटोलनी होगी। मैं आऊँगा आपके पास लौटकर। निशांत ठाकुर जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आप बताइए। निशांत ठाकुर जी, ये जो अखिलेश आ रहे हैं, ये समय और तारीख भी डाल देते तो ठीक रहता। लोग समझ नहीं पाए कि अखिलेश कहाँ से आ रहे हैं, कब तक पहुँचेंगे, और हो सकता है कि लेट लतीफ़ कहीं हो जाएं तो फिर कौन रोल निभाएगा। तो फिर वो पूरा सेंटेंस नहीं हो पाया तो लोगों ने फिर योगी जी को बुला लिया कि योगी आदित्यनाथ ही आ जाएं, अखिलेश आ रहे हैं, जाने कब तक पहुँचें। तो जनता को गुमराह करने वाली बात को अगर देखा जाए तो अभी तक चुनाव आयोग ने कोई घोषणा नहीं की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। दूसरी बात अभी चुनावों की मतगणना जारी है। आप जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। निशांत ठाकुर, तो नारा पूरा नहीं हो पाया और शायद जीत की कामना भी पूरी नहीं हो पाई। देखिए, समाजवादी सरकार, समाजवादी पार्टी, अगर पूर्व में देखा जाए तो जनता के लिए कार्यरत समाजवादी पार्टी रही है। लेकिन अगर आज की ही बात की जाए तो आज के समय में अभी चुनाव मतगणना कंटिन्यू है सर। अभी चुनाव आप देख लीजिए, जगह जगह पर, आप हर जगह पर 100-200 का गैप चल रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव घोषणा अभी विधायक क्लियर नहीं किए जा रहे हैं। विधायक क्लियर किए जाएंगे जब चुनाव आयोग इसी सूचना करेगा तो आप देखिए कि समाजवादी की सरकार शायद बन पाएगी। अभी अति उत्साहित है, मतलब अभी उत्साहित है कि अभी दूसरे लोगों का टिप्पणी करना गलत है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से अभी जो है सरकार घोषित नहीं हुई। अभी अनुमानित आंकड़े चल रहे हैं, कोई चल रहा है, लेकिन चुनाव आयोग की जब लिखित सूचना जारी होगी आप देखिए समाजवादी इसमें बढ़त करेंगे। प्रदीप भटनागर जी, क्या कहें? अब बताइए, आप सवाल पूछने से पहले ही आप तो पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को, आपकी टीम को शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूंगा। हमारी बात आपके माध्यम से जो प्रदेशों में चुनाव था और जनता के बीच में जो पहुंची हमारी आवाज, और उसको चुना और समझा जनता ने जिन प्रदेशों में चुनाव था, तो पहले सबको बधाई दूंगा, शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको भी बधाई हो, आपको भी शुभकामनाएं। आपने जो लोकतंत्र को बचाने के लिए जो कस्में ली हैं, थोड़ी बहुत अगर उनमें 50% भी निभाएंगे तो ये ठीक रहेगा। हेलो, हाँ जी, मैं शुरू करूँ बोलना? बिल्कुल बिल्कुल, शुरू कीजिए, अब आपको ही बोलना है। तो मैं सबसे पहले अपने जो साथी बैठे मैं उन्हें भी बधाई देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पे उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें विश्वास किया, सबका साथ और सबके विश्वास के साथ जो हमने चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर, और वो विश्वास प्रदेश की जनता पे कायम रहा, और उसके माध्यम से फिर से दोबारा विशाल और प्रखर जीत हम लोगों को मिल पाई है। और मैं अपने प्रदेश की जनता को, बुजुर्ग वर्गों को, जिन्होंने आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को, मैं उन्हें शुभकामनाएं और नमन करना चाहूंगा, जिन्होंने आज पुणे सरकार बनाई। सर डिबेट सर सुनिए जनता के रिश्ते समझ नहीं पाए। आप मेरे सुनिए एक मिनट। एक्चुअल में हम लोग डिबेट कर रहे हैं, हम आपस की बहस नहीं है, और जनता हमें नेशनल टीवी पे देख रही है। आपकी बारी है, बोलिएगा प्लीज, है ना? तो मैं तो धन्यवाद दूंगा अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी, जिन्होंने तन मन धन से अपना घर परिवार खोल के पूरे प्रदेश के अंदर प्रचार प्रसार करा, जनता के बीच में गए। और मैं अपना शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करूंगा कि इस विशाल जीत के लिए उन्होंने जो योगदान दिया, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जितना रैलियां करी, सभाएं करी पूरे प्रदेश के अंदर, और वो जो हमने भगवान के चरणों में जो फल चढ़ाए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, ये सरकार जनता की सरकार है, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सरकार है, उसके विकास करने की सरकार है, ये सुरक्षा की सरकार
सरकार है तभी ही चुन के द्वारा पुनः भेजा गया है। और उन लोगों के भ्रम तोड़ दिए गए जो ये सोचते थे कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अंदर कभी सरकार रिपीट नहीं होगी। और मैं देख रहा था समाजवादी के साथी मेरे बैठे हैं जो बपला रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं, हार कोई बात नहीं, तो ये प्रजातंत्र है, हार जीत चलती रहती है। और हम तो बिल्कुल जीरो और जमीन से चने खा के भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक खड़ी करी लाके। वो कह रहे हैं कि अभी आंकड़े आए नहीं है पूरे, में हमारे बड़े नेताओं में अहंकार नहीं है। वो कह रहे हैं प्रदीप जी आंकड़े अभी आए नहीं है पूरे, सरकार बनने की उम्मीद है अभी देर रात तक। बदनाकर भाई साहब, चुनाव आयोग की तरफ से अभी आज लिखित सूचना जारी नहीं हुई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। अगर आप इस तरीके से आश्वासित है तो आपको मैं बधाई देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को पूरी तरीके से ना चलाए, जनता के दर्द को समझे, जनता के तरीके से सरकार को चलाए। सरकार के ऊपर विश्वास किया, योगी आदित्यनाथ जी पर विश्वास किया, फिर पुणे प्रधान और पुणे मुख्यमंत्री बना के विधानसभा भेजा। और देखिए ये कम बड़ी बात नहीं कि आपको खिसकाते खिसकाते 124 पे कर दिया आपको अलायंस के साथ, तो आप लोगों को अपनी हार मान लेनी चाहिए। आप जो बौखलाए हैं, बड़गलाए हैं, वो ठीक नहीं है। और बीच में रत्नाकर जी जनता को बधाई देना चाहिए। भाई गजब की हिम्मत है समाजवादी पार्टी की। बीच में रत्नाकर जी मुस्कुरा रहे हैं, भाई गजब की हिम्मत है समाजवादी पार्टी की, अभी भी हार नहीं मान रहे हैं। रत्नाकर जी को भी बोलना चाहूंगा कि रत्नाकर जी आपने सबको आपने आपको हम बधाई दी, तो बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद कि आपने हमें शुभकामनाएं इस शुभ कार्य में इस जीत में बधाई दी। आपको पूरे धन्यवाद है। मगर आप लोग जो हमें झूठों की सरकार, झूठों की ये सब कुछ कहते थे, देखिए प्रदेश की जनता ने आपको किस तरह इग्नोर कर दिया। अगर आप उत्तर प्रदेश को और बिहार को गाली ना बकते तो आज शायद समझते कि आज अच्छे उस पे लेवल पे आप लोग आते थे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये तो जनता के ऊपर समझाना रिझाने की बात है। आप जिस जनता को गाली बकेंगे, जिस जनता को बिहार और दिल्ली वालों को बोलेंगे, तो जनता आपको क्यों बैठाएगी। और देखिए मैंने आपके साथ कही थी पहले भी कि आप 7 सीटों पे भी नहीं रह पाओगे। और देखिए वही हुआ, 2 पे आके रुक गए। ये प्रियंका जी की मेहनत थी। मगर आपने जिस तरीके से अपने सीनियर लीडर को इग्नोर करा, आपने कहीं प्रचार प्रसार में नहीं भेजा, कहीं स्टार प्रचार नहीं, इस प्रचारक बना के नहीं भेजा, सबसे बड़ी कमी रही है आप लोगों की। ठीक है, और इस पे आप लोग अगर विपक्ष मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको उस लेवल पे आना भी पड़ेगा। ठीक है, मैं आऊंगा। मैं आपको सीख देने वाला बनता नहीं है कोई भी। मैं आऊंगा प्रदीप जी। तो आगे से आप लोग ये मत बोलिएगा कि 15 लाख रुपए चाहिए, ये झूठ बोलते हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, ठीक है प्रदीप जी, चीजों का थोड़ा ध्यान रखेगा। प्रदीप जी आता हूं मैं आपके पास। रत्नाकर जी देखिए, प्रदीप जी जो बात कह रहे थे कि धन्यवाद स्वीकार किए, शुभकामनाएं स्वीकार किए और धन्यवाद दिए, इसके लिए पुनः एक बार आपको धन्यवाद। लेकिन जो बात ये कह रहे थे कि हम लोग इनको झूठा बताते हैं, हम लोग इनको आईना दिखाते हैं, तो ये तो अनवरत सिलसिला चलता रहेगा। विपक्षी पार्टी होने की वजह से, विपक्षी पार्टी होने के नाते हम आपकी कमियों को जनता तक पहुंचाते रहेंगे। और आपने चुनाव जरूर जीते हैं, लेकिन मुद्दे जो महंगाई के हैं, जो बेरोजगारी के हैं, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो कोरोना काल में आपने जो त्रासदियां लोगों ने झेले हैं आपकी नाकाम रणनीति की वजह से, वो चीजें तो यथास्थिति है। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, वो सब चैलेंज है आपके लिए। जनता ने भारत जो है कांग्रेस क्यों हो गया? सुन लीजिए प्रदीप जी, आज तो देखिए आप बड़प्पन दिखाइए, सुन लीजिए। जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ आपको चुना है, और जो मुद्दों को डाइवर्ट करके आपने जनता के दिमाग में जो चीजें भरी हैं, जनता ने आपके ऊपर विश्वास जताया और आपको पुनः एक बार सत्तासीन किया है। तो जनता को बड़ी उम्मीदें हैं, और जनता को ये भी उम्मीद है कि आप बेरोजगारी खत्म करेंगे। आप जो झूठ बोलने की बात कह रहे थे कि हम आपको झूठा कहते हैं, तो आपने तो कहा था कि 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देंगे, आपने दिया नहीं, तो हम झूठा कहेंगे ही कहेंगे। आपने कहा था किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे 2022 तक, आपने किया नहीं, तो हम जरूर आपको झूठा कहेंगे। ये सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को जनता ने आपको विश्वास जताया कि आप आने वाले समय में
लोगों को रोजगार देंगे, कोरोना काल में जो त्रासदी हुई है उसकी भरपाई आप लोगों को करेंगे, आप अर्थव्यवस्था जो चौपट हो गई है उसको सही तरीके से पटरी पर लाएंगे, तो लोगों को उम्मीदें हैं और ये मुद्दे अभी भी बने रहेंगे और आगे भी बने रहेंगे और हम आपको घेरते रहेंगे हर बार। और जब भी हम लोग डिबेट करेंगे उन मुद्दों पे जरूर चर्चा होगी, क्योंकि जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं ये और इसे कोई भाग नहीं सकता। आप भले ही सत्तासीन हो गए हैं लेकिन उन मुद्दों से आप भाग नहीं सकते। अच्छा रत्नाकर जरूर जी, आपने कहीं न कहीं जी रत्नाकर जी निशांत ठाकुर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी रात तक सरकार बनाने की उम्मीद रखे है। देखिए ये अभिव्यक्ति की आजादी भारत में है और अभिव्यक्ति को कहीं पे भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कोई अपने विचार रखता है अगर कि मैं अभी भी पूर्ण बहुमत में आ जाऊंगा और सरकार बना लूंगा, तो ये आजादी है भाई, आप मुबारक हो अगर आपको अगर बना सकते हैं, मैं अग्रिम आपको बधाई दे दूंगा अगर इसके लिए। लेकिन कहीं न कहीं सच्चाई को स्वीकार करके चलने की स्वीकार करके चलना चाहिए। और सुन लीजिए सर, सुन लीजिए आप बताइए, बोलिएगा थोड़ा। इनको आप ये बता दो समाजवादी के हमारे नेता बैठे हैं रत्नाकर जी, थोड़ा एक मिनट रत्नाकर जी, बड़े मन से रत्नाकर जी कुछ कह रहे हैं आपसे, रत्नाकर जी, प्रदीप भटनागर कुछ कह रहे हैं आपसे। रत्नाकर जी हमारे जो समाजवादी पार्टी के साथी बैठे हैं, थोड़ा सा इनको संज्ञान में दे दीजिए कि निर्वाचन आयोग अभी घोषणा तब करेगा जब पूरी तरीके से जब गिनती हो जाएगी। जिस सरकार को प्रदेश में बहुमत मिल गया है उसकी दावेदारी पक्की हो गई है। तो मेरा निवेदन है जो आप दोबारा रिपीट करें ना बार बार, निर्वाचन आयोग ने नहीं बोला है, नहीं बोला, बोलने की जरूरत नहीं है। जिस प्रदेश में जो पार्टी जीत गई है और बहुमत में आ गई है उसको पूर्ण अधिकार है अपना कार्यक्रम करने का। निर्वाचन आयोग तो कल करेगा घोषणा इसकी। जी बिल्कुल बिल्कुल, रैलियों करने पे अभी पाबंदी हटा ली है, जनता ने आप नहीं चुना और आपको फिर से इग्नोर कर दिया, तो अपनी हार मान के बैठिए आप समाजवादी पार्टी वाले लोग। मैं यही निवेदन करूंगा आप लोग। निशांत ठाकुर जी, जो जनता ने डिसीजन दिया रत्नाकर जी कुछ, हाँ रत्नाकर जी आप बात रख रहे थे, तो ये हार नहीं मान रहे, कह रहे हैं देर रात तक जीत हो सकती है। देखिए समय आ गया है अभी कि जो है जिस तरह से रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए हैं और ये पूर्ण बहुमत के करीब पहुंच गए हैं, तो इसमें हार स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं रखना चाहिए, बड़े मन से हार स्वीकार करना चाहिए। मैं एक पंक्ति के माध्यम से इस बात को कहूंगा, ठीक है, अपने भाई को जो मैं एक दो लाइन कहना चाहूंगा कि ना जीत में ना हार में किंचित नहीं भयभीत में, ना जीत में ना हार में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला ये अभी सही वो अभी सही। अगर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना है, जनता ने उनको जनार्दन बनाया है, तो उन सभी जनता को नमन करने का समय है। बिल्कुल मैं जवाब लूंगा आपसे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। निशांत ठाकुर जी, देखिए अभी का जो आंकड़ा है उसमें 78 सीटों पे गिनती में बीजेपी आगे चल रही है और 194 सीटें जीत चुकी है। 272 पे रुझान आया था, 49 सीटों पे आप आगे चल रहे हैं, 77 सीटें जीत चुके हैं। अब इसमें क्या तीर मार लेंगे बताइए जरा रात होते होते। बात ऐसी है, मैं आप लोगों से बता दूं कि एक एक वोटों का आंकड़ा होता है। दूसरी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक प्रत्याशी जो भी 100, 200, 500, 1000 सीटों से मात्र अप डाउन चल रहा है, ठीक है। और इसका चुनाव आयोग का संज्ञान लिया गया है, पता लगा है चुनाव आयोग के माध्यम से भी और अन्य पार्टियों के माध्यम से भी कि अन्य तरीके से ये चुनाव आयोग अभी तक विधायकों की लिस्ट जारी नहीं कर रहा है, क्योंकि विधायकों को घोषित करने से अभी ये घटना कुछ गड़बड़ करने की आशंका है। चुनाव आयोग से पहले हम लोगों ने लिख के दे चुका है, क्योंकि चुनाव आयोग से दोबारा विनती है कि आप लोगों ने जो चुनाव मतगणना अधिकारी बनाए हैं वो निष्पक्ष इस मतगणना की गिनती कराएं। अरे पहले ही बहुत फजीते हो चुके हैं समाजवादी पार्टी के, और काहे करा रहे हैं अब रात को। रिमाइंडर करेंगे प्लीज।
अच्छा, आप लोगों की बात को बड़ा किया जाए, चलिए ठीक है, स्टेज में प्रदीप भटनागर और अन्य साथियों से अगर बात को आगे रखा जाए तो अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है तो इस सरकार को अग्रिम बधाई। पहले तो चुनाव आयोग की तो रहिए महाराज, या तो इधर रहिए या उधर रहिए, कहीं तो कुछ। निशांत ठाकुर जी एक जगह तो रहिए, आप क्या कह रहे हैं आप सुन। पूरी बात रखने का मौका तो दीजिए। अगर ऐसा होता है कि चुनाव आयोग घोषणा करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से विनम्र निवेदन रहेगा कि इस बार सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता के अनुसार चलाए, अपराधियों को सजा दिलाए, जिन्होंने बेटियों के साथ गलत किया उनको जेल में डाले और किसानों के ऊपर जिन लोगों ने गाड़ियां चलाई उनको जल्द से जल्द जमानत न मिलने दिया जाए, क्योंकि कोर्ट से इसको लेकर दोबारा उनको जेल में भिजवाने का काम किया जाए। प्रदीप भटनागर जी, रत्नाकर सिंह जी, देख लीजिए, समाजवादी पार्टी शायद इसीलिए नहीं जीत पाई है उत्तर प्रदेश में। क्या अभी तक संभावना है कि देर रात तक सरकार बन सकती है? बताइए, सलाहकार ऐसे ऐसे लोग हों तो क्या किया जाए पार्टी में? प्रदीप भटनागर जी। हाँ जी, मैं सुन रहा, थोड़ा आवाज कम आ रही है। सुन क्या रहे, खो गए आप तो कि ये क्या हो रहा है, रात को भी सरकार बन सकती है क्या? थोड़ा एक बार दोबारा। मैं कह रहा हूँ सुन क्या रहे, खो गए आप तो कि रात को भी सरकार बन सकती है क्या समाजवादी पार्टी की? नहीं, मैं बिल्कुल आपका वक्त बता दीजिए। कर रहे हैं कि उनकी बिना जानकारी के मेरी गाड़ी कहाँ ली गई, मुझे स्वयं जानकारी नहीं है। जिस गाड़ी में ईवीएम मशीन पाई गई उनमें बैलेट पेपर पाए गए। चलिए मैं आपको जवाब दे देता हूँ। ये बुआ भतीजे की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये जो है चाचा भतीजे की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो आप जो गंगा जी की बात कर रहे हैं तो मैं आपके संज्ञान में डाल दूं, जो आपदा आई वो पूरे विश्व में आई और हम एक हिंदुस्तान के वासी ऐसे हैं जो इस आपदा से बहुत कम नुकसान झेल पाए। जितने विदेशों ने झेला उतना हम नहीं झेल पाए। आप लोग जब तक विषयों को चेंज नहीं करेंगे, जो आपके ढर्रे बोलने के हैं, सिस्टम बोलने के हैं, इन्हें चेंज करिए। अभी रत्नाकर जी भी वही जो 10 बार बोलते हैं हर डिबेट में, फिर आगे वही उन्होंने बोला। अगर गंगा जी में जो चीजें उन गरीबों की लाशें गई और बहाई गई जिनके पास पैसे नहीं थे दाह संस्कार के, प्रदेश की सरकार ने 5,000 रुपए, सुनिए मैं आपको जवाब देता हूं, सुनिए। उस सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने 5,000 रुपए दाह संस्कार के लिए उस गरीब को दिए। और बता देता हूं कि दोबारा पुणे सरकार में हम लोग क्यों आए और आपको दूर क्यों रखा सरकार से। आप लोगों के 20,000 करोड़ की जमीन छुड़ा चुके जो आपके माफियाओं ने कब्जा कर रखी थी। आपने अंसारी जैसे जो जेल में बैठे हैं, रामपुर के नवाब, उनके जैसे लोगों को आपने जो टिकट दिया ना, वह आपकी मंशा पता लग गई जनता को। अगर आपने प्रदेश की जनता को छत दी होती, प्रदेश की जनता को पानी दिया होता, 24 घंटे लाइट दी होती, आपने अच्छा स्वास्थ्य का सिस्टम दिया होता, अच्छी रोड दी होती, तो आज आप भी कहीं होते। आप अगर सुरक्षा देते पूर्ण तरीके से, थाने बढ़ाते, जो आज लॉ एंड ऑर्डर कायम करा है, पुलिस तो वही है ना जो आपकी सरकार में थी, वही सरकार में हमारी थी। मगर पहले आपके गुंडे भी लेके घूमते थे पुलिस को 4-4 सिक्योरिटी लेके के रूप में। ये है लॉ एंड ऑर्डर। और अखिलेश जी को अभी भी समझ में नहीं आया। अखिलेश जी ने बहुत कोशिश करी कि परिवारवाद से दूर रहे, मगर गुंडावाद से दूर नहीं हो पाए और जनता ने फिर सबक सिखाया अपने इनको। ठीक है। और मैं तो फिर कहूंगा कि अपने जो विधायक आपके गढ़ चुन के आएंगे विधानसभा में, उन्हें समझाइएगा कि तहजीब में और तमीज में विधानसभा में बैठे और जनता के बीच में ये आपके जो छवि बनी है प्रदेश में वो अच्छी हो और सुधरे। वो तो सुधार देंगे, योगी आदित्यनाथ सुधार देंगे, नहीं बैठे तमीज में। तो देखिए हमारे तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम तो गर्मी में भी सर्दी ला देंगे। बिल्कुल, यही थोड़ा सा कभी कभी अलोकतांत्रिक हो जाता है इस तरह के बयान। रत्नाकर जी, ये पंजाब में भी कहीं कोई जादू नहीं चल पाया और पंजाब में तो आपने बहुत सारे अच्छे काम किए, बड़ी बड़ी घोषणाएं की, पंजाब में भी कुछ ऐसा नहीं हो पाया। क्या कारण रहा कि कांग्रेस बहुत
संकुचित होती जा रही है धीरे धीरे। जी देखिए, निश्चित तौर पे जो एक रिजल्ट आया है 5 राज्यों के में और कहीं पे भी हमारी सरकार नहीं बन पा रही है, निश्चित रूप से एक निराशाजनक संदेश सभी के लिए, चाहे वो कार्यकर्ता हो, नेता हो, पार्टी के संगठन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ बाकी रह गई है जिससे कि हम जनता की लड़ाई को लड़ नहीं पा रहे हैं और जनता के बीच में उतर के उनको विश्वास में नहीं ले पा रहे हैं। तो ये स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। पंजाब में देखिए, पंजाब में हमारी परिस्थिति बहुत मजबूत थी और हम पंजाब में काम भी करते आ रहे थे, लेकिन कैप्टन साहब जिस तरह से गवर्न कर रहे थे वहाँ पे पंजाब में, वो लोगों को स्वीकार नहीं था, वो लोगों से मिलना जुलना उनका नहीं हो पा रहा था। तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने इस निर्णय को लिया था कि हम कैप्टन साहब को हटाकर दूसरे लोगों को हम सत्ता में बिठाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमने चन्नी जी को मुख्यमंत्री भी बनाया, 111 दिन का उनका कार्यकाल भी था। लेकिन कहीं न कहीं हम भारतीय जनता पार्टी की तरह लोगों के बीच में उस 111 दिन के कार्यकाल को सुचारू रूप से जो हमने जो चलाया, वो जो हमने मैसेज दिए वो जनता तक पहुंचा नहीं पाए, जिसका कारण ये रहा कि जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा हमें कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के वोट जितने भी थे वो सब शिफ्ट हो गए आम आदमी पार्टी की तरफ और वहां पे पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी वहां पे आ गई। और पंजाब की जनता ने थोड़ा सा, मैं तो ये चाहूंगा कि आप ये भी बोले कि आपकी जितना वोट और सपोर्ट आपको प्रदेश से मिला वो क्यों डिवाइड हो गया आम आदमी पार्टी पे, क्या कारण रहा? भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को उन्होंने देखा है, वो अकाली दल को भी उन्होंने देखा है, तो वो चाह रहे थे कि पूरी तरह से एक नई पार्टी को मौका दिया जाए जिससे कि वो। प्रदीप भटनागर जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे। नागर जी, मैं पूछ रहा था, अभी आपने कहा कि आम आदमी पार्टी पे सारा कांग्रेस का वोट चला गया, वो क्या वजह बनी जो सारा वोट आम आदमी पार्टी को चला गया? क्योंकि जन्मदाता आम आदमी पार्टी के कांग्रेस ही है, तो ऐसे क्या वो रहा जो सारा का सारा वोट चला गया? आप 59 सीट हार गए, सॉरी 79। देखिए, जनता के बीच में हम लोगों ने जनता की लड़ाई लड़ी, लेकिन कहीं न कहीं जो संदेश है, जो हम लोग काम कर रहे थे, वो काम को जनता के तक पहुंचा नहीं पाए हैं। जितने सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से हमने 111 दिन में काम किया, वो जनता तक लोगों को पहुंचा नहीं पाए और जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। सबसे मूल चीज मैं यही कहना चाहूंगा, जनता का विश्वास नहीं जीत पाए और इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर हमने विश्वास नहीं जीता, कहीं न कहीं जनता ने हमको सत्ताहीन किया है, सत्ता से हटाया है, तो हमारे अंदर कुछ कमियां हैं जिसको हम चिंतन करेंगे जरूर। हम आपको चिंतन करना पड़ेगा। हम जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का वहां पे सपना देख रहे थे और हम वहां पे 18 सीटों पे सिमट के रह गए, तो जनता ने हमें नकारा है। उस पे चिंतन मनन जरूर होगा। नवजोत सिंह सिद्धू पे आपको करना पड़ेगा, जो इमरान का दोस्त है, पाकिस्तान का मित्र है और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ नहीं बोलती हैं, ये चिंता का विषय है। जो कैप्टन साहब भी कहते थे, मगर आपने उन्हें दर्जा दिया ही नहीं आपने। प्रदीप भटनागर जी और रत्नाकर जी, मैं दोनों से आपसे एक सवाल पूछूंगा। देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान से प्रभारी बनकर आए थे और पूरा चुनाव प्रबंधन देख रहे थे पंजाब में। वहीं राजस्थान से कांग्रेस की तरफ से हरीश चौधरी आए थे और दोनों ही नेता फेल रहे पंजाब में, क्या बड़ा कारण रहा? प्रदीप जी। आज कम आ रही है। बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत बड़े दिग्गज और कद्दावर नेता हैं, लेकिन पंजाब में प्रबंधन फेल रहा उनका। आपने किससे पूछा? आपने? मैंने आपसे पूछा है प्रदीप जी। हाँ, थोड़ा रिपीट करेंगे प्लीज। देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत बड़े कद्दावर नेता हैं, लेकिन चुनाव प्रबंधन पंजाब में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। नहीं, देखिए पंजाब की अगर बात करते हैं तो पंजाब में जो किसानों ने आंदोलन शुरू करा और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक चला। आप देखिए, उसमें मैं नहीं कहूंगा कि देखिए उसमें बिल्कुल हमें नुकसान हुआ है और बहुत बड़ा नुकसान है पंजाब को लेकर,
और मैं मना नहीं करूंगा, बिल्कुल भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज के बारे में। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं टीवी पे आके इस चीज को कही भी कि हम किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। मगर पंजाब के अंदर जो राजनीति चली किसानों को लेके, जितने भी एजेंट और दलाल मंडियों में बैठे हैं, जो भूमि बनाई गई भारतीय जनता पार्टी की, उसका नुकसान हुआ। और देखिए कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने विधायकों पे हमला करा, कपड़े फाड़ दिए, हमने वो भी देखा। और इनका डर देखिए पंजाब में कांग्रेसियों का कि इन्होंने रैली माननीय प्रधानमंत्री जी को सभा स्थल तक नहीं पहुंचने दिया। डर इतना था। 34,500 बसें इन्होंने रोकी जो कार्यक्रम के अंदर जा रही थी माननीय प्रधानमंत्री जी की। अगर हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, बेशक हम नहीं सफल हो पाए पंजाब के अंदर, बस यही हमारे बस रोकने वाले और बस ले जाने वाले दोनों ही पंजाब में धराशायी हो गए। लेकिन प्रदीप जी, सर एक बार दोबारा, बस रोकने वाले और बस ले जाने वाले दोनों ही धराशायी हो गए पंजाब में। ऐसी आंधी चली है आम आदमी पार्टी की। मैं जहां हार हुई है मैं इसका जिम्मेदारी से स्वीकार करता हूं, बिल्कुल। और जहां जनता ने हमें चुन के भेजा है, हमारे पे विश्वास किया है और पूर्ण और बहुत भारी भरकम विश्वास किया है, उस पर उम्मीद पूरी कोशिश करेंगे। और जो जनता ने विश्वास किया उस पर कायम रहने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सेवा ही धर्म है, धर्म ही सेवा है। ठीक है, उसके उसी नीति रीति उसी चीज को लेके हम लोग काम करते हैं। ठीक है रत्नाकर जी, क्या कारण रहा कि राजस्थान का प्रबंधन था लेकिन फेल हो गया? रत्नाकर जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? रत्नाकर जी को बता दूं, रत्नाकर जी के हाथ से राजस्थान भी जाएगा, छत्तीसगढ़ भी जाएगा। भारत कांग्रेस करना था, उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए देखिए कांग्रेस मुक्त भारत। जी अति उत्साह अच्छी बात होती है, लेकिन अति उत्साह अच्छा नहीं होता है। आप लोग जिस प्रकार से 2 सीट से 300 पार गए लोकसभा में, और कभी हम भी 300 के पार थे, आज जो है 50 के अंदर हम सीमित। चुनाव में हम फिर से हार का मुंह देखना पड़ेगा हमें, ऐसी बात नहीं है। मुद्दे वहां पे भी है, लोकल मुद्दे जो है वो लोकल मुद्दों के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। आपने देखा जिस दिन आपका शीर्ष नेतृत्व पाकिस्तान और चाइना को सपोर्ट बिल्कुल, मैं जवाब लूंगा आपसे, पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। रत्नाकर जी, क्या बड़ा कारण रहा कि प्रभारी भी फेल हो गए, चुनावी प्रबंधन भी फेल हो गया? क्या बड़ा कारण रहा? और बीजेपी कह रही है कि छत्तीसगढ़ और आगे भी देखने को मिलेगा ये सब। राजस्थान सुनाई नहीं दे पा रही, आवाज आ रही है आपको? चलिए मैं लौटता हूं आपके पास। निशांत ठाकुर जी, अब समाजवादी पार्टी कितना काम करेगी और क्या काम करेगी, क्योंकि बहुमत तो आया नहीं है? सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी अभी तक तो है चुनाव आयोग की तरफ से भारतीय जनता पार्टी या अन्य किसी पार्टी की जीत के लेटर का इंतजार करेगी। अगर किसी अन्य पार्टी सरकार बनाती है और समाजवादी पार्टी विपक्ष में जाती है तो जनता से विपक्ष से मजबूत से पहले की तरह हम लोग मुद्दे उठाएंगे। समाजवादी पार्टी हर कार्यकर्ता इस हार को स्वीकार करेगा। अखिलेश यादव इसको स्वीकार करेंगे और पहले की तरह से जनता की सेवा करेंगे। और आने वाले समय में जो इस जनता के ऊपर विरोध वर्तमान सरकार को किया जाएगा, उनके खिलाफ जो समाजवादी पार्टी कार्यरत रहेगी। लेकिन 210 सीटें जीत चुकी है बीजेपी, कहाँ हो महाराज आप? क्या करेंगे? पार्टी को चुनाव आयोग का लेटर मिलने के पश्चात अग्रिम बधाई और नाहिद हसन का क्या करेंगे? नाहिद हसन और आजम खान जैसे का भूमाफिया को क्या करेंगे आप? अरे आप आजम खान जैसे भूमाफिया को क्या करेंगे? आप किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाले को जमानत दिलवाने के लिए बात कर लीजिए। गाड़ी चढ़ाने वाले चुनाव नहीं लड़े। मैं तो कह रहा हूँ जो रामपुर की हजारों बीघे जमीन जो कब्जा के बैठे थे, जो आपने जिन्हें टिकट दिया, उन आजम खान जैसे वो क्या करेंगे? नाहिद हसन जो कहता है कि हिंदुओं की दुकान से आपको कोई भी सामान नहीं खरीदना है, उनका क्या करेंगे? आप उन पर ही ध्यान दीजिए।
आप उनसे भी ध्यान दीजिए। ये चोरी का ओपिनियन जो पहले से चल रहा था, सबको जानते हैं कि ओपिनियन का रिपोर्ट जो चल रहा था कि ये चोरी करने का पहले से विचार था। हवा में ईवीएम मशीन, गाड़ियों में ईवीएम मशीन, बैलेट पेपर गायब चल रहे थे, जिस नीतियों में कामयाब होते दिखाई दे रही है सरकार। आप मैं समझता हूं कि जिस तरीके से अखिलेश जी ने 2 दिन पहले जो झूठ फैलाया उत्तर प्रदेश के अंदर, वो कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने तो मीडिया को भी दोष दे दिया। हमें भी झल्ला पड़े। प्रदीप भटनागर जी, हमारे पत्रकार ने सवाल पूछा तो उस पर भी झल्ला पड़े, बोलने लगे कि क्या ये पूछ रहे हो, क्या हम जवाब दें। और वो तो बिल्कुल उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी दिख रही थी कि मुख्यमंत्री जैसा उनके अंदर लुक आ गया था। लेकिन अब ठीक है, जनता ने जो जनादेश दिया है वो तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये जनादेश बिल्कुल स्वीकार करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन बस बात यही रहे कि जनता के अनुसार वर्तमान सरकार चले। नहीं तो जनता के अनुसार ही चल रही, तभी तो जनादेश मिला है उसे। भटनागर जी, आप जो इतने ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, ये जीत की अति उत्साहितता लग रही है आपके चेहरे पे। ताले पड़ गए अखिलेश जी को भी जीतने के। पता है आपको करल से कितनी मुश्किल जीते हैं? हमारे जो बैट्समैन थे ना एसपी बघेल जी, इतने छक्के मारे उन्होंने, इतने छक्के मारे, चाचा पापा को खड़ा होना पड़ा बॉलिंग पकड़ बॉल पकड़ने के लिए। दिखावा नहीं करते, इस बात का ध्यान रखना कि दिखावा समाजवादी पार्टी की नीतियों में नहीं है। तो सफाई में क्या होता था सरकार के दौरान? डूबी हुई है। नहीं, सुनिए, सफाई में क्या होता था सरकार थी जब आपकी, अगर दिखावा नहीं करते हैं तो? दुनिया भर के मंदिर, परशुराम मंदिर, हनुमान मंदिर, आप उठा लीजिए, पेपर से लगाकर पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भगवान परशुराम के मंदिर हर जगह में बनाए जा रहे हैं। अरे महाराज, मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं दिखावे की राजनीति नहीं करते, तो सफाई में क्या करते थे सरकार जब थी? हर साल मेला जलसा लगा के, बम्बई से भी आ रहे हैं सब नाचने गाने और ढोल बज रहा है, क्या करते थे वहाँ सफाई में? सफाई का अलग ही सिनेमा शास्त्र लिखा जा रहा था। पूर्व सरकार की अगर बात ना उठाई जाए तो लाखों करोड़ों रुपए के ईवीएम फाइल हुए हैं, लेकिन कोई भी निचले स्तर तक कार्य नहीं किया है। लेकिन ठीक है, अग्रिम बधाई ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता के अनुसार, जनता ने अगर सरकार को चुना है तो उन्हीं के अनुसार कार्य किया जाए। ये अग्रिम बधाई का संदेश समझ में नहीं आ रहा है आपका। सरकार तो जीत चुकी है, अब चुनाव बहुमत भारतीय जनता पार्टी। चुनाव आयोग की जांच पूछी जारी हो जाएगी, जिस सरकार के प्रति तब मानेंगे आप, तब मानेंगे कि सरकार। बिल्कुल आप कोई भी आप उदाहरण उठा लीजिए, जब तक सरकार अधिकारी चिट्ठी जारी नहीं करता तो कैसे मान लिया जाए? मतलब समाजवादी पार्टी की और 4-5 सीटें घटा के ही छोड़ेंगे आप रत्नाकर जी। रत्नाकर जी, ये जरा मुझे समझा दीजिए, ये क्या कह रहे हैं निशांत ठाकुर? पार्टी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, लगता है मुझे भी। देखिए, समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र मैं इनको एक चीज बोलूंगा कि रूठे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसलिए सच्चाई को स्वीकार करिए और आगे की लड़ाई जो है लड़ने का काम करिए और जनता के बीच में जाने का काम करिए, जो हम भी करते हैं। हम खुले मन से हमने स्वीकार किया कि ठीक है, हमको जनता ने पराजय दिया, भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने चुना, जनता ने चुना और सत्ता दिया है। कुछ जिम्मेदारियों के साथ कुछ जवाबदेही इनको बनती है, तो आने वाले अगर समय में ये अगर जवाबदेही से पीछे हट जाते हैं तो हम और आप खड़े हैं इनको आईना दिखाने के लिए, क्योंकि सड़क पे तो हम ही नजर आएंगे, भले ये सदन में नजर आए, लेकिन सड़क पे हम ही नजर आएंगे और जनता के बीच की निशांत ठाकुर जी, जरा मुझे ये बताइए, आपका अपना विचार है, पार्टी में चल रही है बात? ये निशांत ठाकुर जी, ये पूरी समाजवादी पार्टी में बात चल रही है कि रात को पहले आने दो नतीजे, तब घोषणा होगी कि सरकार किसकी बनी है, क्या आप खुद सोच रहे हैं ये बात? दोबारा बोलिएगा प्लीज। ये पार्टी में सब जगह चल रही है आपकी बात, समाजवादी पार्टी में, कि अभी परिणाम नहीं आया, अभी मौका मिल सकता है, या आप खुद सोच रहे हैं? देखिए, ये निजी राय नहीं है, समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की राष्ट्रीय अध्यक्ष की राय है। अरे महाराज, समाजवादी पार्टी जब तक समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को अगर ये हारा जाएगा तो हार स्वीकार की जाएगी। रत्नाकर जी, हौसले इतने बुलंद होने चाहिए राजनीति में।
देख लीजिए, आप सीख लीजिए कुछ। ये मैंने सोशल मीडिया पे देखा, त्रिशूल जी, ऐसे कार्यकर्ता भी होने चाहिए मीडिया पे देख जो रहा हूं हारने के बावजूद भी स्वीकार ना करें और समाजवादी हौसला पार्टी के पूरा रहे। कार्यकर्ता अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं जी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कुछ समीकरण बदलेंगे और ये बहुमत में आएंगे, लेकिन सच्चाई को जितना यथाशीघ्र आप स्वीकार कर लें उतना सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा और लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। राजनीति है, जीत हार सिक्के के दो पहलू हैं, कभी आप जीतते हैं, कभी भाजपा हारती है, तो कभी भाजपा जीतती है, तो कभी आप जीतते हैं। तो इसमें कोई बहुत ठसन वाली भावना नहीं रहनी चाहिए। आगे कैसे आगे काम करना है वो देखना है हमें। भारतीय जनता पार्टी को कहाँ पे हमको घेरना है सड़क पे, उन मुद्दों पे अभी आगे हमको विचार करना है। कहाँ पे हम लोगों को जनता ने हमें हमारे जनता के भरोसों पे नहीं हम जीत पाए, उन मुद्दों पे हमें अपने पार्टी संगठन के साथ बैठ के चिंतन और मनन करना है और देखना है कि आगे हम आने वाले अब चुनाव में किस तरह से अपने मुद्दों को जनता तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सकें और उनको मुद्दों को लड़ सकें। तो यही भावना होनी चाहिए हर विपक्षी पार्टी की। और स्टूडियो आप ये बताइए, क्या मैंने ये कहा कि हम लोग हार का विचार नहीं कर रहे हैं या आपकी जीत का विचार नहीं कर रहे? सिर्फ हम लोगों ने ये कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से जैसे लेटर जारी हो जाएगा इसी के संतुष्टिकरण के अनुसार तभी चुनाव आयोग घोषित करेगा ना। काउंटिंग तो अभी मतलब ऑलमोस्ट पूरी होने वाली है और सारे रुझान आ गए हैं। देखिए, मैं भी आपके तो माध्यम से लाइव देख रहा हूँ, अभी तक फाइनल कहाँ हुआ आप बता दीजिए। काउंटिंग कंटिन्यू चल रही है ना, काउंटिंग फाइनल होने दीजिए। अच्छा अखिलेश जी, अभी अखिलेश जी चुनाव जीत गए या लीड कर रहे हैं, अभी थोड़ा बताएंगे? तो कितना आगे चल रही है समाजवादी पार्टी, कितनी उम्मीद है बता दीजिए जरा। मैं पूछ लेता हूँ, रुकिए प्रदीप भटनागर जी, रुकिए आप थोड़ा, रुकिए जीत चुके हैं। प्रदीप भटनागर जी रुकिए। निशांत ठाकुर जी, कितनी उम्मीद है सरकार बनाने की? उम्मीदों पर, सरकार बनाने की कितनी उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीदों पर दुनिया टिकी है, घोषणा होने दीजिए, जैसे घोषणा होगी स्वीकार किया जाएगा। चुनाव जीत चुके हैं या लीड कर रहे हैं अभी? कुछ पूछ रहे हैं आपसे प्रदीप भटनागर जी बीजेपी से। मैं पूछ रहा था क्या अभी आदरणीय अखिलेश जी लीड कर रहे हैं या फिर चुनाव जीत गए हैं? अभी उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, बाकी चुनाव जीत चुके हैं। चलिए देखिए, इंतजार कीजिए, समय हमारा तो समाप्त हो रहा है, अब रात तक इंतजार कीजिए, क्या पता समाजवादी पार्टी सरकार बना ले, रात को परिणाम आ जाए तो। प्रदीप भटनागर जी, रत्नाकर सिंह जी, निशांत ठाकुर जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। सत्ता के लिए जनता ने जो जनादेश दिया है, 5 राज्यों में सरकार स्थापित हुई है। अब देखना ये होगा कि सरकार जनता के वादों पर कितना खरा उतरती है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANV न्यूज।